ट्रायल्स के आने के बाद बहुत सारे लोगों की ओपिनियन हमें जानने को मिल रहा है और ये ओपिनियन जो है इसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव जानने को मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो भी हम देखने वाले हैं कश्मीरी पंडित के ऊपर ओपिनियन, जो कि इंडियन कश्मीरी जो है उनका ओपिनियन जानेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो का जो टाइटल है वो है पाक ने हमसे कश्मीरी पंडितों को मरवाया। तो ये वीडियो देख लेते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे मरवाया कश्मीरी पंडित को, और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है या फिर जस्ट इंडियन गवर्नमेंट जो उस टाइम पर काम कर रही थी उसका हाथ है। तो मैं हूं साइमा पीरजादा और आप देख रहे हैं साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो आई होप आप लोग खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सच बोलना बहुत कड़वा होता है, लेकिन यह हकीकत है कि दुनिया बुरे इंसानों की वजह से नहीं है। दुनिया बुरी तब होती है जब अच्छे इंसान चुपचाप तमाशा देखते हैं। हम एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। जब तक बड़ा भाई कश्मीरी मुसलमान है, छोटा भाई कश्मीरी पंडित है, हम इनके खून है। जब तक कश्मीरी मुसलमान की सोच उस लेवल पर नहीं पहुंचेगी तब तक यहाँ पे कोई अमन नहीं आएगा। देखिए, मैं कश्मीर के उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं। मैं अभी उसी इलाके में बैठा हूं। बीरवा इस इलाके का नाम है, अभिनव गुप्त जी का बीरवा। यहां पे बदकिस्मती से कश्मीर का पहला मैसेकर हुआ। उससे पहले कश्मीरी पंडित भाइयों को इंडिविजुअली मारा जाता था, लेकिन 97 के 21 मार्च जब यहाँ के सारे लोग नवरोज मनाते हैं, उस वक्त मेरे ही बीरवा में, मेरे घर से 1 किलोमीटर के दायरे में एक गांव था संग्रामपुरा। उस गांव में रात के गुप्त अंधेरे में, रात के 1-2 बजे मिलिटेंट जाकर वहां के जो है पंडित बरादरी को, दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया। और शहीद होने वालों में कौन लोग थे? इस इलाके का एक जी इज्जत उस्ताद था जो हेडमास्टर साहब की ड्यूटी निभा रहा था एक हाई स्कूल में। मेरे जैसा एक जवान था जो उसकी शहादत के बाद टीचर लिस्ट में आया। और भी एक हकीम था जो हिकमत मतलब दवाई बेचते थे, डॉक्टर साहब थे वो। मेरे घर वाले भी उन्हीं के पास इलाज के लिए जाते थे। उनको मार दिया। मॉर्निंग 6-6:30 बजे हम सब लोग गए, उनकी लाशें हमने देखी। मतलब मैं उस वक्त 11-12 साल का था और मैं उस मैसेकर का खुद चश्मदीद गवाह हूं। मैंने वो मैसेकर खुद देखा है। इलाके के लोग जानते हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ हमारी इस बस्ती के जो है मुसलमान मिलिटेंट भी थे। इसमें कोई झूठ नहीं है। हालांकि सच बोलना बहुत कड़वा होता है, लेकिन यह हकीकत है। वो एक गुनाह हुआ, वो जेनोसाइड था जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी ने नहीं मारा, मुसलमानों ने नहीं मारा, लेकिन जिन लोगों ने मारा वो मुसलमान घरानों से थे, हमारी बस्ती के लोग थे, हमारे घरानों से ही थे। अगर किसी ने कहा है कि दुनिया बुरे इंसानों की वजह से नहीं है, दुनिया बुरी तब होती है जब अच्छे इंसान चुपचाप तमाशा देखते हैं। 30 साल यही कश्मीर में हुआ। बुराई का अच्छे से तमाशा देखा अच्छे लोगों ने, जो अच्छा होने का दावा करते हैं। अच्छे लोगों के उस खामोशी की वजह से कश्मीर बुरे से बुरा होता गया। और हम बान साहब एक जेजत कश्मीरी है, ये सफर हुए। 30 साल से ये एक मुहाजिर की जिंदगी गुजार रहे हैं। 30 साल से हम डर के माहौल में पल रहे हैं। तो ये जेनोसाइड हुआ, ये जेनोसाइड था, और उसके लिए हमें किसी मूवी की जरूरत नहीं है। सच बोलने के लिए बस एक गैरत की जरूरत है, एक जगे हुए जमीर की, जिंदा जमीर की जरूरत है, एक एहसास की जरूरत है। चाहे कोई मूवी बने या ना बने, उसका मतलब यह नहीं है कि सच नहीं बोला जाएगा। भले ही 30 साल के बाद किसी ने उस सच को दर्शाया, हमें अप्रिशिएट करना है। यह सच तो कश्मीरी को बोलना था, कश्मीरी मुसलमान को बोलना था, मुझे बोलना था। मैं कश्मीरी मुसलमान हूं और मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि वो जिम्मेदारी यहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी की थी। उन्होंने नहीं मारा, लेकिन वो बचाने में फेल हुए। उन्हें उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है। वो गुनाह हुआ है, और जब तक उस गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इज्तिमाई तौर हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेंगे अपने लोगों से। हम एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। जब तक बड़ा भाई कश्मीरी मुसलमान है, छोटा भाई कश्मीरी पंडित है,
बड़ा भाई जब तक छोटे भाई से माफी नहीं मांगेगा उसका दिल तब तक ठीक नहीं होगा। कश्मीरी पंडित एक तो मारा गया। कश्मीरी पंडित बेटी पे जब किसी दरिंदे ने हाथ डाला, उसने हमारी बेटी पे हाथ डाला, उसने हमारी गैरत पे हाथ डाला। वो बेटी गिरिजा तिक्कू बेटी एक घराने की नहीं थी, बल्कि कश्मीर की बेटी थी, मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी। और अगर किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत पे या असमत पे हाथ डाला, उसने मेरी गैरत को ललकारा। और अगर आज भी मेरे कश्मीरी मुसलमान भाइयों की गैरत नहीं जगेगी तो शायद आने वाले वक्त में हमारा कौम जो है मिट्टी बोस हो जाएगा, जमीन बोस हो जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, आज भी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने कश्मीरी हिंदू भाइयों को नहीं मारा, लेकिन जिन लोगों ने मारा वो हमारे घरों से थे, हमारी बस्तियों से थे। ये तो बिट्टा कराटे ने कन्फेस किया इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि हाँ उसे हुक्म मिलता था और वो जाके कश्मीरी पंडित को मारता था। किस लिए? क्योंकि वो कश्मीरी पंडित था। कश्मीरी पंडित ने ना गन उठाया और ना ही वो गन वाले के साथ रहा, चाहे वो मिलिटेंट हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, पुलिस हो या कोई सियासी जमात हो, कश्मीरी पंडित कभी किसी के साथ नहीं रहा। 30 साल पहले भी कश्मीरी पंडित कश्मीरियत के लिए जो है कंट्रीब्यूट कर रहा था, चाहे वो एजुकेशन हो या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो एक सोसाइटी के। आज के डेट में भी आप देखिए 30 साल कश्मीरी पंडित मुसीबतों की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इल्म, अदब, इंसानियत को नहीं छोड़ा। आप आज भी देखिए दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप, कश्मीरी पंडित वहां पे भी कश्मीरियत को रिप्रेजेंट करता है। मुझे फख्र हो रहा है। कहीं पे भी जाइए आप, जम्मू में देखिए जिस हालत में कश्मीरी पंडित रह रहा है, लेकिन मेरे जनरेशन के नौजवान आप वहां पे देखिए, वो मेरे कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरी तो और आप कश्मीर में मेरे मुसलमान नौजवान को देखिए, ड्रग्स में गलत रास्ते पे, एक सिविलियन को मारने निकलता है, एक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को घर में कायर की तरह मारने निकलता है। ये गलत है। हमें उस चीज को हमें कंडम करना है। जो गलत हुआ वो गलत हुआ, जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी। आप अगर कोई सच्चाई नहीं बोलता है उसका मतलब सच्चाई नहीं है। अगर दुनिया में कोई सच्चाई नहीं बोलेगा दैट डजंट मीन कि सच्चाई नहीं है। अगर हम सारे लोग झूठ बोलेंगे दैट डजंट मीन झूठ सच है, नहीं। और ये मुसलमान वर्सेस हिंदू नहीं था, ये इंसानियत वर्सेस हैवानियत थी, गुड वर्सेस बैड, राइट वर्सेस रॉन्ग, हक वर्सेस बातिल। बातिल वो लोग थे, वो दरिंदे थे, हक कश्मीरी पंडित है। जितना हक इस कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान का है, उतना ही हक कश्मीरी पंडित का भी है। एंड द ओनस लाइज ऑन कश्मीरी मुस्लिम्स, क्योंकि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। और ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी कहा है, ये कुरान में, हदीस में लिखा गया है कि अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुसलमान रहता हो, अगर हालात खराब हो, नामसाइद हालात हो, जंगी सूरत हाल हो, एक मुसलमान कम्युनिटी पे ये फर्ज आयद होता है, इस्लामी फरीजा है, इखलाकी फरीजा है, इंसानियत का फरीजा है कि वो अपने गैर मुसलमान भाइयों की जिंदगी को, उनकी इज्जत असमत को, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाहें हैं, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके बुजुर्गों और बच्चों को प्रोटेक्ट करे। वो आपके ईमान का एक जुज है। क्यों हमारे मौलाना साहब नहीं कहते हैं ये चीजें? ये तो इस्लाम है, ये मोहम्मद साहब की टीचिंग्स है। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने यह भी कहा है अपने कंपेनियन से कि अगर आप किसी गैर मुसलमान की जमीन जायदाद को कब्जा करते हो तो कयामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, मैं उस गैर मुसलमान की तरफ से वकील बन के आऊंगा। यहां तो कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए फिर मुसलमानों ने दंगे किए, झगड़े किए। मेरे इस इलाके में बहुत सारे लोगों ने वो प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लॉबिंग स्टार्ट की, जो कि नाजायज है। इस्लामी हुकूक के एतबार से, इस्लाम के एतबार से वो गलत है। किसी भी कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी जिसने भी ली है उसे वो वापस करनी चाहिए, वरना वो इस्लाम के खिलाफ है। यह मैं बिल्कुल डंके की नोक पे कह रहा हूं। कोई भी इस पे मेरे साथ बहस करे, कोई भी मौलाना साहब मेरे साथ आकर बहस करे। कश्मीरी पंडितों ने मजबूरन वो प्रॉपर्टी बेची। कई कश्मीरी पंडितों से वो हड़प ली गई गन की नोक पे। वो कश्मीरी पंडित 30 साल पहले अपनी जान, अपनी इस्मत, अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए ये घर छोड़ के गया, वरना कौन घर छोड़ के जाता है? मैं इस वक्त अपने घर में बैठा हूं, मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है इस घर में। 30 साल से कश्मीरी पंडित जिस मुसीबत में जिंदगी गुजार रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए।
भले ही कश्मीरी पंडित को अपनी काबिलियत, अपनी ईमानदारी की वजह से हर जगह एक इज्जत का मुकाम मिला हो, लेकिन उनका घर लुट गया, उनका आसमान लुट गया है। और जब तक कश्मीरी पंडित इस कश्मीर में वापस नहीं आएगा, बाइज्जत जिंदगी नहीं गुजारेगा, कश्मीरी मुसलमान उस कश्मीरी पंडित के साथ शाना बशाना खड़ा नहीं रहेगा, तब तक कश्मीर में कोई अमन नहीं आने वाला है। और इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि कश्मीरी मुसलमान बरादरी को बाहें फैला के, कश्मीरी पंडित भाई जो हमारा खून है, हम इनके खून है, हम एक ही नस्ल के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हम इनके लोग हैं। जब तक कश्मीरी मुसलमान की सोच उस लेवल पर नहीं पहुंचेगी, तब तक यहां पे कोई अमन नहीं आएगा, भले ही कितना भी विकास हो यहां पे। जब तक कश्मीरी पंडित को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक यहां पे कोई अमन नहीं आने वाला है। और यह जिम्मेदारी कश्मीरी मुसलमान की है। इसके लिए किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, किसी कश्मीर फाइल मूवी की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक एहसास की जरूरत है, बागैरत जहन की जरूरत है, और एक जिंदा जमीर की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी। ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों की ऐसी आवाज बन चुकी है जिसे हर कोई सुनना चाहता है, देखना चाहता है। फिल्म को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। बावजूद इसके ये फिल्म आम लोगों के दिलों पर राज कर रही है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार का अब हर कोई हिसाब मांग रहा है। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच कश्मीरी लेखक जावेद बेग के ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। जावेद बेग ने सोशल मीडिया पर हाथ जोड़कर कश्मीरी पंडितों से माफी मांगी है। उनका कहना है कि उनके वालिदों ने जो गलतियां की, यूथ्स को उन्हें मानना चाहिए। पंडितों के साथ गुनाह हुआ है। कश्मीरी मुसलमानों ने आजादी के नाम पर हाथ में बंदूकें उठाई। ये प्रोपेगेंडा नहीं, हकीकत है, सच है, सच ही रहता है, भले इसे कोई कहे या ना कहे। इस फिल्म को लेकर नेता तो बटे ही है, सोशल मीडिया भी बट गया है। कुछ लोग फिल्म को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि यह फिल्म बहुत पहले बनानी चाहिए थी। कश्मीरी पंडितों का दर्द समझने में हमने देर कर दी। जो इस फिल्म के समर्थन में हैं, उनमें जावेद बेग भी शामिल हो चुके हैं। उनका ट्वीट है, मैं कश्मीरी मुस्लिम हूं, हमारी बहन गिरजा टिक्कू के जीते जी टुकड़े कर दिए गए। ये कश्मीरी मुस्लिम परिवारों ने किया जिनके हाथों में पाकिस्तान ने आज़ादी के नाम पर बंदूकें थमा दी। इस तरह के कई सारे ट्वीट्स जावेद के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, हमें सर झुकाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें दोबारा घाटी में बसाना चाहिए। ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तान ने मरवाया, मतलब कि उसका पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब वल्लाहु आलम के इसके पीछे कौन है, किसने ये हरकत की है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हमने जो आज तक सुना है उससे यही आइडिया होता है कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, उनको बहुत ज़्यादा उनको घरों से बेघर किया गया और उनके साथ जुल्म इस तरह से किया गया है कि जो कि एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। मतलब उनके लिए अगर हम वर्ड भी यूज़ करें तो वो भी कम है। जाहिर बात है, सपोज दैट कि अगर मुझे कोई घर से बाहर निकालता है और वो उस वक्त मेरे घर से ही मुझे निकाल के मुझ पर जुल्म करे, तो सोचो क्या कंडीशन होगी, है ना। तो खैर हम इस चीज़ को तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से चूँकि देखा है कि भाई वहाँ पर क्या मामलात हुए हैं, तो बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं जो कि उनके साथ उस वक्त हुई। उनको जुल्म किया, उनके घरों से निकाल के उनको घर से बेघर कर दिया, अलग अलग जगहों पर जो है वो अब रहने पे मजबूर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें उस टाइम पर देखो कांग्रेस थी, कांग्रेस भी चाहती तो वो भी इसको कंट्रोल कर सकती थी। इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा इशू बन गया था वो, ठीक है। जेनोसाइड हुआ इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पर जेनोसाइड हुआ, वो भी इंडिया में, और वो भी इतने, मतलब इंडिया की इतनी बड़ी गवर्नमेंट है यार, इतना बड़ा इंडिया है, वहाँ पर अगर आपको 5% जो एरिया है वहाँ पर अगर आपको इस तरह से जेनोसाइड देखने को मिलता है तो क्या गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं ले सकती? डेफिनेटली ले सकती है। तो उन्होंने नहीं लिया उस टाइम पर। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि इसमें अब जो हमें जो देखने को मिल रहा है ना, लोग इसमें एक तो कांग्रेस को जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं पाक को भी कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है। वैसे मुझे जहां तक लगता है तो इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं होगा। इसमें जो है वो ज्यादातर जो है वो
उस टाइम की गवर्नमेंट का ही हाथ होगा, क्योंकि वो उस टाइम पर जो पॉलिटिक्स का सिस्टम चल रहा था वो यही कोशिश कर रहे थे कि मतलब कि हम लोग की गवर्नमेंट रहे और हम लोग इसमें जो है वो सही फिक्स रहें। तो जिसकी वजह से जो है ये सारे मामला देखने को मिले। अगर इससे हटके हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब उस टाइम पर जो एक वसीम के नाम है, उन्होंने भी इस तरह से चीजें की जो कि मतलब उस टाइम पे उनका कह रहे हैं कि मेजर हाथ है उस आदमी का कि उन्होंने ये सब कुछ किया था। अब मतलब कि कांग्रेस के साथ मिलकर, तो इट्स मीन कि ये कांग्रेस का और उन लोगों का आपस का ही मिली भगत है। और कश्मीरी पंडित जो हैं उनको निकालना मतलब कि ये एक वो मजहब के नाम पर जो है वो कार्ड खेला गया। मतलब वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा रहते हैं तो इसलिए कश्मीरी पंडित जो हैं उनके ऊपर जो है वो इस तरह का सिचुएशन हाइप क्रिएट कर दी गई। अब वहाँ पर एक और रीजन भी हो सकता है कि वहाँ के जो मुस्लिम थे उस टाइम पर मतलब कश्मीरी बेसिकली ना तो पाकिस्तान में आना चाहते थे, ठीक है, ना ही वो इंडिया में रहना चाहते थे। एक्चुअली वो लोगों का जो मैंने कॉन्सेप्ट अब तक रीड किया है, मतलब मुझे समझ आया, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि उनको एक अलग कंट्री बनानी है अपनी, मतलब ये कश्मीर एक अलग कंट्री हो, एक अलग टेरिटरी हो जिसमें ना इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो ना ही पाकिस्तान का। जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, इवन तो मैंने खुद भी लोगों के माइंड रीड किए हैं और लोगों की बातों से, तो मुझे कश्मीरियों का जो कॉन्सेप्ट लगा तो इसका मतलब ये है कि वो यही चाहते थे कि शायद कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएं और हम लोग जो है अपना एक अलग से जो है वो अपना कंट्री बनाकर रह सकें, मतलब जिसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो खैर अभी तक इशू तो अभी भी कश्मीर के ऊपर चल रहा है ना, लेकिन यह है कि आफ्टर 370 हटने के बावजूद जो है वो अब तो काफ़ी अमन हो गया है वहाँ पर। लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स के आने के बाद दोबारा से ये सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है कि दोबारा से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, अपनी अपनी जगहों पर आ जाएं। उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मसला ये है कि कश्मीरी पंडित तो मतलब उनके दिलों में एक खौफ पैदा हुआ है, क्योंकि वो उनके साथ एक बार हो चुका है। जब एक बार किसी के साथ ऐसी इंसिडेंट हो जाता है तो इंसान फिर खुद ही नहीं जाता, वो गुरेज करता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अभी इनका फुल फोकस है कि वो उनको वापस लेकर जाए अपनी दोबारा उसी जगह पर। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो कश्मीरी पंडित, मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि उनकी यहाँ पर जहाँ वो आ चुके हैं, जाहिर सी बात है कम अरसा नहीं है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तो हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं और अपना सिस्टम बना चुके हैं। तो जाहिर सी बात है वो लोग वहाँ पर क्यों जाएंगे, वहाँ पर क्यों रहेंगे? अब जाहिर सी बात है वो जहाँ पर उनका सेटअप बन चुका है वो सब कुछ वहाँ पर ही अब करेंगे। हाँ, अगर उनकी जो वहाँ पर जो जगहें थी, उनकी प्रॉपर्टीज थी, वो उनको वापस मिल जाए तो फिर शायद हो सकता है कि वो वहाँ पर जाना मूव करना पसंद करेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना, और पाकिस्तान का किस हद तक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है ये भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। तो हमने व्लॉग अपलोड किया है उन साइमा प्लीज़ व्लॉग चैनल पर, और उसके बारे में आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, ज़रूर रिव्यू दिया करें आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे इम्प्रूवमेंट करने की भी मौका मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।